Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीतिशास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में हम नीतिशास्त्र के मनोवैज्ञानिक आधार का विश्लेषण करेंगे एवं कैसे हम नैतिक निर्णय की प्रक्रिया पर पहुंचते हैं इसका विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट जेएलए विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम सर्वप्रथम नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध का विश्लेषण इस क्रम में करेंगे कि किस प्रकार मनोविज्ञान नैतिक निर्णय की प्रक्रिया को समझाने और उससे जुड़े तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि नैतिक प्रक्रिया परिपूर्ण होती है। इसके मनोवैज्ञानिक आधार का हम विश्लेषण करने के क्रम में हम ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नैतिक संकल्प एवं नैतिक निर्णय होते हैं मनुष्य के, वो उसकी ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित होते हैं, जो उसके चेतन स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में हम नैतिक विवेचन या मोरल डेलिब्रेशन का भी विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य एक नैतिक विवेचन के माध्यम से नैतिक निर्णय की प्रक्रिया पर पहुंचता है। और यहीं पर हम जो नैतिक विवेचन के तत्व हैं, जैसे कि इच्छा, तो इच्छा का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि इच्छा कैसे हमारी भूख और अन्य जो निम्न कोटि के जो हमारे अनुभविक पहलू होते हैं उनसे कैसे भिन्न होती है। आगे बढ़कर हम कैसे हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, तो चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हम करेंगे। और इसी क्रम में हम नैतिक निर्णय का विश्लेषण करेंगे। इसी क्रम में नैतिक निर्णय के विश्लेषण में हम साध्य एवं साधन के मूल्यों को पहचानेंगे कि नैतिक निर्णय की प्रक्रिया में साध्य और साधन का क्या महत्व है, इन दोनों में किसकी मुख्यता है और किसके आधार पर नैतिक निर्णय का चयन होना चाहिए। इसी क्रम में हम अरस्तु के टीलियोलॉजी एवं टीलियोपैथी के विचारों का भी विश्लेषण करेंगे। और इसके आगे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि नैतिक निर्णय का विषय क्या है, उसके स्वरूप का विश्लेषण करेंगे। और वहीं अंततः नैतिक निर्णय के लिए जो नैतिक कर्ता है या नैतिक व्यक्ति की अवधारणा है कि उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति क्या होती है, उस संबंध में हम बौद्धिक आत्मा का भी विश्लेषण करेंगे। और अंततः हम यह समझेंगे कि नैतिक निर्णय में किस प्रकार बुद्धि, विवेक, तात्पर्य एवं स्वतंत्रता का महत्व होता है। सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मनोविज्ञान जो है नीतिशास्त्र की उस प्रकार सहायता करता है जहां नैतिक निर्णय की प्रक्रिया में हमें मनोवैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या चाहिए होती है या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जिसका संबंध होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो नैतिक निर्णय हैं वो मानवों की ऐच्छिक क्रियाओं पे होती हैं, जो मानव चेतनामय होकर करता है या सोच समझ के करता है या कोई बौद्धिक विवेक के साथ करता है। उन नैतिक क्रियाओं, संकल्पों का जो संबंध है वो हमारे नैतिक निर्णय से होता है। तो हमारे जो इच्छाएं हैं, जो अभिरुचियां हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे निर्णय हैं और निर्णय संबंध में जो हमारी जो नैतिक तर्क बुद्धि है, इन सभी का कहीं ना कहीं आपसी संबंध होता है। ये कहीं ना कहीं मानव के स्वभाव व प्रकृति के अंतर्निहित होती हैं। तो मनोविज्ञान जो है इनके एक विश्लेषण की व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर हम नैतिक निर्णय की प्रक्रिया को बहुत समीचीन ढंग से समझ सकते हैं। तो जैसे कि मनुष्य के नैतिक संकल्प, आचरण, इच्छा, नैतिक चरित्र, नैतिक प्रयोजन, इन सभी की व्यवहारिक व्याख्या के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो नीतिशास्त्र के लिए हमें मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है। नैतिक निर्णय का हमेशा एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है, उसको जानना एवं समझना भी आवश्यक होता है। जैसा कि महान दार्शनिक अरस्तु का मत है कि नीतिशास्त्र मनुष्य के विशेष लक्षणों का अध्ययन है, यानी जो मनुष्य में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे
उसमें सत्य बोलने की विशेषता हो सकती है, या मेहनत करने की है, हार्ड वर्क करने की विशेषता हो सकती है, या उसके अंदर एक ईमानदारी का तत्व हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकती है, या उसके अंदर एक वादिता हो सकती है। तो ये सभी विशेष लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से मनुष्य के नैतिक चरित्र या नीति शास्त्र का मूल्यांकन करते हैं। यही इसी क्रम में प्रोफेसर बटलर भी कहते हैं कि नीति शास्त्र इस प्रश्न में विचार करता है कि मानव के लिए उपयुक्त जीवन क्या है, या मानव को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, या मानव के जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, परम शुभ क्या है। और ये जो मानव का ये जो विचार है, ये जो प्रश्न है कि उसको उसके जीवन के लिए उपयुक्त क्या है, उचित क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, ये कहीं ना कहीं उस मानव की प्रकृति और की संरचना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जब हम नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जब जो मानव के लिए नैतिक शुभ क्या है, इस क्रम में कई दार्शनिक मत दिखते हैं जो क्रमशः सुखवादी, उपयोगितावादी, बुद्धिवादी एवं अनुभववादियों जैसे नीति शास्त्रियों का दृष्टिकोण इस क्रम में कि मानव की प्रकृति क्या है या भिन्न भिन्न है, क्योंकि इनके लिए मानव का जो प्रकृति का विश्लेषण है वही भिन्न भिन्न है। जैसे अगर हम डेविड ह्यूम के दर्शन में देखें, नीति शास्त्र में देखें, तो उनका मानना है कि जो मानव की प्रकृति है वो उसके पैशंस से निर्धारित होती है। जैसे कि डेविड ह्यूम ने कहा है कि पैशन इज एंड ऑट टू बी मास्टर, यानी रीजन इज एंड ऑट टू बी स्लेव ऑफ द पैशन। ये डेविड ह्यूम का मानना है कि जो बुद्धि है वो वासनाओं की या इच्छाओं की दासी होती है। तो इस प्रकार डेविड ह्यूम ये मानते हैं कि जो मानव की प्रकृति है वो उसके पैशन से डिसाइड होती है, रीज़न से डिसाइड नहीं होती है। तो जो हमारे नैतिक निर्णय होंगे वो डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग इस तरह से वो हमारे पैशंस पे होंगे, हमारी इच्छाओं पे निर्भर करेंगे। इसी क्रम में अगर हम कांट के, इमैनुअल कांट के मत को देखें तो वो इसके बिल्कुल उलट बात करते हैं। उनका मानना है कि जो अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर, जो हमारी बुद्धि है वही हमारी प्रकृति का निर्माण करती है। यानी उनके अनुसार जो तर्क बुद्धि है उसी को हमारे इच्छाओं का, हमारे संकल्पों का, हमारे निर्णयों का नियमन करना चाहिए, निर्देशन करना चाहिए। उसी के आधार पर हमें अपने नैतिक निर्णयों की प्रक्रिया को परिचालित करना चाहिए। यहाँ हम बेंथम और मिल का भी उदाहरण देख सकते हैं, जो कि मानव की प्रकृति में कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि वो सुखवादी है, उपयोगितावादी है। जैसे कि बेंथम कहते हैं कि मानव स्वभावता जो है वो सुखवादी है, वो हमेशा सुख की कामना करता है और दुखों से दूर भागता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मानव की प्रकृति जो है उसमें सुख और दुख, जो दो बलवती इच्छाएं हैं, इनको एक प्रेरक तत्व के रूप माना है, और इन्होंने भी प्रकृति को अनुभवात्मक तरीके से ही निर्देशित किया है। अब हम आगे इस क्रम में ये समझने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो नैतिक निर्णय का जो आधारभूत विषय है वो हमारे नैतिक कर्म हैं, और नैतिक कर्मों में भी वो नैतिक कर्म हैं जो हमारे ऐच्छिक हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने नैतिक बुद्धि विवेक के आधार पर जिनको हम परिचालित करते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही हम नैतिक संकल्पों का, नैतिक कर्मों का और नैतिक निर्णयों का आधारभूत विश्लेषण करते हैं। तो नैतिक निर्णय का आधार मनुष्य के ऐच्छिक कर्म होते हैं, यानी उसके जो रेशनल एक्शंस हैं, जो कॉन्शियस एक्शंस हैं, वही उसके जो है वो नैतिक निर्णय का आधार बनते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो मनुष्य के जो कर्म हैं, जो या मॉरल एक्शंस कहें या ऑर्डिनरी एक्शंस भी कहें, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इनको हम कह सकते हैं ऐच्छिक कर्म, जो कि हम कॉन्शियस होके करते हैं, जो कि हम जिसके पीछे हमारे कमांड्स होते हैं उसके आधार पे हम करते हैं, और दूसरा अनैच्छिक कर्म, जिनका नियमन और नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता, वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो मस्तिष्क हैं उसके द्वारा निर्धारित और नियमित होते हैं। नीति शास्त्र इन दोनों का ही अध्ययन करता है, यानी नीति शास्त्र का विषय न केवल हमारे ऐच्छिक कर्म हैं बल्कि अनैच्छिक कर्म भी हैं, और मनोविज्ञान इन दोनों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि नीति शास्त्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना इस तथ्यात्मक विश्लेषण के हम उस नैतिक पृष्ठभूमि को सही अर्थों में नहीं समझ सकते हैं। तो नीति शास्त्र के मनोवैज्ञानिक आधार के लिए दोनों
दोनों का ही विवेचन आवश्यक होता है, यानी हम ये जान लें कि ऐच्छिक कर्म क्या है और अनैच्छिक कर्म क्या है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से होता है। यानी जो भी हमारे जो कॉन्शियस एक्शंस हैं, जो हम चेतना युक्त प्राणी अपने जीवन में, ऑर्डिनरी जीवन में करता है, कहीं ना कहीं उनका संबंध हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, सुप्त चेतना से भी जुड़ा रहता है। जैसा कि प्रोफेसर हॉप्टिंग का विश्लेषण है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो ऐच्छिक का आधार एवं सामग्री का निर्माण करती हैं। यानी मान लीजिए मैं कोई भी एक ऐच्छिक क्रिया कर रहा हूँ, जैसे मेरी रुचि किसी प्रकार की म्यूज़िक सुनने में है या किसी प्रकार संगीत को सुनने में है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई सबकॉन्शियस माइंड भी है। जैसे मान लीजिए मुझे शांतिपूर्ण संगीत अच्छा लगता है या स्लो धीमा म्यूज़िक पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ अनैच्छिक तत्वों से भी जुड़े अभिरुचियाँ हो सकती हैं। इसी प्रकार जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण हम अपनी चेतना से नहीं करते, उनका नियंत्रण हमारे शरीर में सबकॉन्शियस माइंड से होता है, या जिनका नियंत्रण हमारे क्षेत्र में नहीं है, जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। उनमें कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जैसे प्रतिवर्त और स्वचालित, जो ऑटोमेटिक होती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गिरने वाले हो तो आपका हाथ आपको बचाने के लिए आगे आता है, तो ये एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टिव या रिएक्टिव एक्शंस होता है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं वो हैं जो सहजात होती हैं। सहजात क्रियाएं क्या होती हैं? जो कि जिनमें अंशतः चेतन भी हैं एवं अचेतन भी हैं। जैसे मैं कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ और एकदम से मुझे तेज़ दौड़ना है, पाना है, तो मैं स्पॉन्टेनियसली अपने आप को, गति को बढ़ा देता हूँ। तो ये जो है हमारे यहाँ एक स्पॉन्टेनियस या रैंडम जो एक्शंस होते हैं उन्हें हम सहजात क्रियाएं कहते हैं। कुछ क्रियाएं इंद्रिय चालक होती हैं, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, या जिन्हें हम कहते हैं सेंसरी मोटर या इंस्टिंक्टिव एक्शंस, यानी जो इंस्टिंक्ट दिखाती हैं। जैसे किसी को एंगर बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, या कोई बहुत पीसफुल होता है, तो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, वो इंस्टिंक्ट के बेस पे हमारे एक्शन और रिएक्शंस को दिखाते हैं। और कुछ जो क्रियाएं हैं वो विचार मूलक होती हैं, जिन्हें हम इडियोमोटर एक्शंस कहते हैं। विचार मूलक का जैसे मतलब ये होता है, जैसे मैंने कोई विचार किया और उसके तुरंत मैंने कोई कार्य करके उसको पूरा कर लिया। जैसे मुझे ये विचार आया कि मुझे बाहर जाके घूमना है और उस विचार के अनुसार मैंने अपना व्यवहार या क्रिया संपादन की। इसे हम कहेंगे विचार चालक इडियोमोटर एक्शंस। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कर्म में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कर्मों में मुख्य अंतर ये तो एक है कि वो संकल्प का होता है। एक तो ऐच्छिक जो कर्म है वो हम सचेतन होकर के करते हैं, जान के करते हैं, जिनके नैतिक कारणों का हमें पता होता है। और अंतर संकल्प का है। तो मनुष्य कर्म दो प्रकार के हैं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। दोनों का ही कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, हमारे दोनों एक्शन से कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। ऐच्छिक कर्मों में जो यह प्रयोजन है, जो ये हमारा जो टारगेट है या जो साध्य है या जो जिसके लिए हम कार्य करते हैं, वह चेतना होती है, वो चेतन होता है, वो कॉन्शियस होता है, हम कॉन्शियसली उसके लिए काम करते हैं। वहीं जो अनैच्छिक कर्म है उनमें जो प्रयोजन है वो अचेतन होता है, वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट होता है। और तो ऐच्छिक कार्यों में जो मानव का जो संकल्प है वो और प्रयोजन जो है वो दोनों ही चेतना युक्त होता है, कॉन्शियस होता है। इसे कॉन्शियस डेलिब्रेशन कह सकते हैं। और इसी कॉन्शियस डेलिब्रेशन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है मॉरल डेलिब्रेशन या नैतिक विवेचन जिसे हम कहते हैं। तो अब हम नैतिक विवेचन को ही स्पष्ट करेंगे, इसका दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। तो नैतिक चेतना का विषय क्या है? नैतिक विवेचन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मॉरल डेलिब्रेशन में? वो है हमारा मॉरल कॉन्शियसनेस टू मॉरल रीजंस। मतलब जो नैतिक चेतना है, नैतिक तर्कों को लेकर के या नैतिक कारणों को लेकर के उनकी जो नैतिक चेतना है वही हमारे ऐच्छिक कर्म ही नैतिक चेतना के विषय हैं। यानी हमारी जो नैतिक चेतना है उसके विषय जो हैं वो हमारे ऐच्छिक कर्म होते हैं। मनुष्य का जो चरित्र है
वही ऐच्छिक कर्मों का निर्णय करता है। तो अब जैसा कि हमने कहा, नैतिक निर्णय के लिए हमें नैतिक चेतना चाहिए। तो नैतिक चेतना का जो विषय है वो है ऐच्छिक कर्म। तो जैसे कि हमें जब मॉरल जजमेंट करते हैं एमजे, तो मॉरल जजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मॉरल कॉन्शियसनेस, नैतिक चेतना। और मॉरल कॉन्शियसनेस का जो विषय है वो हमारे डेलिब्रेट एक्शंस हैं, या जिन्हें हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। तो मनुष्य का जो चरित्र है वो ऐच्छिक कर्म का निर्णय करता है। यानी मेरा जो चरित्र है वो मेरी इच्छाओं का निर्णय करता है। मेरी इच्छाओं का निर्णय जो है मेरी मूल प्रवृत्तियों या मेरी चरित्र की प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। तो नैतिक विवेचन की प्रक्रिया में सभी विकल्पों एवं परिणामों का मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक विश्लेषण किया जाता है। तो जब भी हम नैतिक मॉरल डेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें जो भी विवेक विकल्प हमें दिए होते हैं, उन्हीं विकल्पों का कि विकल्प ए, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी हमें चुनना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी को, है ना, अपने भविष्य की स्टडी के लिए विकल्प मिलता है कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। तो उसके लिए वो पहले इन विकल्पों का एक विश्लेषण करता है और उसके परिणामों को भी देखता है, उसके आधार पर अपना निर्णय बनाता है। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ही नैतिक विवेचन के 4 तत्व होते हैं। तो जब हम नैतिक विवेचन की एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो इस नैतिक विवेचन में मूलतः हम 4 तत्वों को देखते हैं और इन 4 तत्वों के आधार पर ही हम मॉरल डेलिब्रेशन करते हैं या नैतिक विवेचन करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, नैतिक विवेचन की प्रक्रिया में जो नैतिक करता है वो अपनी विभिन्न इच्छाओं के प्रति काफ़ी सजग होता है, चेतना युक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लें अगर, तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में विभिन्न इच्छाएं, जैसे उसमें सफल होने की इच्छा है, वो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहता है, या उसके अंदर एक और इच्छा होती है कि उसको बहुत धन अर्जन भी करना है, या धन अर्जन और सफलता के साथ साथ उसके अंदर प्रेम और काम वासनाओं की भी इच्छाएं हैं। तो अब क्या होगा कि अब इन सभी इच्छाओं को लेकर के यह व्यक्ति काफ़ी सजग हो जाएगा कि वो इनकी इच्छा पूर्ति कैसे करे। यानी इच्छाओं में जो व्यक्ति है वो चेतना युक्त और उनको लेकर के सजग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि 2 इच्छाएं जो होती हैं वो परस्पर विरुद्ध इच्छाओं का संघर्ष हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण को हम समझते हैं कि जो हमारे अंदर मॉरल डेलिब्रेशन है वो इच्छाओं पर है, कभी कभी ये परस्पर विरुद्ध होता है और इनमें एक संघर्ष भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप लें, जैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से एक गन मांगी क्योंकि उसे एक जंगल में जाना था, वहाँ जानवर थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो उससे गन मांगता है। उसके अंदर इच्छा होती है, अपनी सुरक्षा की इच्छा होती है। अब वो जब गन का काम ख़त्म हो जाता है तो वह गन वो दोस्त को वापस करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो उसका दोस्त है वो अब पागल हो गया है। अब इस उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं कि उस दोस्त के अंदर उस गन को वापस करने की इच्छा है। पहले उसके अंदर अपनी सुरक्षा की इच्छा थी, अब उसको वापस करने की इच्छा है, लेकिन अब एक मॉरल डिलेमा है। अब एक नैतिक जो है किंग कर्तव्य मूर्ता है कि वो दोस्त अब करे क्या, क्योंकि अगर वो गन वापस करता है तो हो सकता है पागल दोस्त उसकी ही हत्या कर दे, और वापस नहीं करता है तो जो चीज़ ली है उसको वापस करना चाहिए। तो इस प्रकार कभी कभी हमारे नैतिक कर्तव्यों में और इच्छाओं में भी संघर्ष होता है। तो ये जो इच्छाओं का परस्पर विरुद्ध संघर्ष है ये बना रहता है। तो जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में एक तरह की इच्छाएं हों। अगर जीवन में एक ही तरह की समांगी इच्छाएं होती तो हमारे लिए नैतिक विवेचन की आवश्यकता नहीं होती, और नैतिक किंग कर्तव्य मूर्ता भी नहीं होती, और नैतिक समस्या भी नहीं होती। तो जब हमारे अंदर विरुद्ध इच्छाओं का संघर्ष बनता है तो हम इनके परिणाम का नैतिक विवेचन करते हैं। जैसे कि दोस्त ने दूसरे दोस्त के संदर्भ में किया तो उसने अपने वापस करने की इच्छा को वहाँ पे रोक लिया क्योंकि उसे पता है कि इसका परिणाम सही नहीं है। तो हम इच्छाओं के परिणामों का भी नैतिक विवेचन करते हैं कि मान लीजिए मेरे अंदर अगर सफल होने की इच्छा है और सफलता के लिए मैं गलत रास्ते चुनता हूँ तो हो सकता है कल को मैं उससे ज़्यादा असफल हो सकता हूँ, एक ये परिणाम हो सकता है। या धन कमाने की इच्छा के लिए मैं भ्रष्ट आचरण करता हूँ, भ्रष्टाचार करता हूँ, घूस करता हूँ और पकड़ा जाता हूँ, तो उससे मेरी जो सामाजिक जो इमेज है, सोशल इमेज है,
वो या सामाजिक सम्मान है उसको भी काफ़ी ह्रास हो सकता है, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम परिणामों का भी नैतिक विवेचन करते हैं और फिर उसके आधार पे हम निर्णय करते हैं, और निर्णय जो होता है वो कार्यान्वित होता है। निर्णय केवल मानसिक नहीं है, निर्णय मानसिक तब तक होता है जब तक हम उस पर डेलिब्रेशन करते हैं या उसका विवेचन करते हैं, लेकिन निर्णय को कार्य के रूप में कार्यान्वित होना है, तभी वो जो नैतिक विवेचन है उसकी पूर्ति होती है और नैतिककर्ता के अंदर एक संतुष्टि होती है कि उसने अपने नैतिक विवेचन के आधार पर एक नैतिक कार्य को अंजाम दिया। अब हम इसको थोड़ा एक और दो उदाहरणों से समझते हैं कि नैतिक विवेचन का विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पिता है और उसकी एक इच्छा है, पुत्र के लिए वो प्रेम रखता है ना, पुत्र या पुत्री के लिए उसके अंदर प्रेम की भावना है। लेकिन जैसा कि वो पिता है और देखता है कि उसके पुत्र पुत्री बड़े हो रहे हैं, तो प्रेम के साथ साथ एक दूसरी इच्छा जो है वो उसे दिखती है अनुशासन की, कि उसके पुत्र एवं पुत्री में अनुशासन भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब ये दो विरोधी इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर विरोधी इच्छाएं आती हैं। लेकिन जब वो इनके परिणामों का विवेचन करता था, कि हमने पिछले में देखा भी है कि अब ये जो इच्छाएं उसके अंदर आई, तो उसके लिए अब प्रेम के लिए उसे प्रेम करना है, लेकिन अनुशासन के लिए उसे अब सख्त होना पड़ेगा, कड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसे डांटना पड़े या और सख्त निर्णय लेना पड़े। तो अब देखते हैं इसमें कि अब परस्पर विरुद्ध संघर्ष होगा पिता के मन में इस बात को लेकर के कि प्रेम भी है और अनुशासन भी उसे बनाना है। तो इच्छाओं के परिणामों का अब नैतिक विवेचन पिता करता है कि नहीं, एक उम्र में आकर के पुत्र या पुत्री में उसको अनुशासन देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक सफल जीवन के लिए उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, एक सही समझ के लिए भी अनुशासन होना चाहिए। और इस प्रकार पिता जो है अपने नैतिक निर्णय को अंजाम देता है। ये बात हम आजकल के संदर्भ में टीम लीडरशिप में भी समझ सकते हैं कि जो एक लीडर है उसके अंदर दोनों इच्छा होती हैं। एक इच्छा तो ये होती है कि उसकी टीम जो है उसका कहना माने, उसके अनुसार काम करे, और दूसरी इच्छा ये भी होती है कि जो उसके जो फॉलोअर्स हैं या टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी उसको प्रेम करें, उसके साथ रहें और उसके जो भी लक्ष्य हैं उनमें सहायक बने। अब ये दोनों ही इच्छाएं कहीं ना कहीं विरुद्ध हो जाती हैं, तब जब टीम लीडर को कड़ा भी होना पड़ता है और प्रेम का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे पिता जो है प्रेम भी करता है, अनुशासन भी करता है, टीम लीडर के लिए भी टीम को इसी प्रकार अपने मॉरल डेलिब्रेशन के थ्रू अपने नैतिक निर्णय बनाने पड़ते हैं। तो हम ये नैतिक विवेचन के विभिन्न उदाहरण अपने जीवन में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नए मॉरल डेलिब्रेशन है उसके संदर्भ में हम पहले जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। तो जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो ऐच्छिक कर्मों की प्रेरणा है, यानी जो मनुष्य कर्म करता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा जो है उसकी इच्छाएं हैं, वो कुछ करना चाहता है। और जो मनुष्य की इच्छा है वो उसके अंदर एक संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा है, यानी उसके अंदर कोई एक कमी है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर सफलता की कमी है या मुझे बहुत नाम प्राप्त करना है इस समाज में, तो मेरे अंदर वो नाम प्राप्त करने की कमी हो सकती है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर नाम कमाने की इच्छा हो सकती है। या मान लीजिए किसी विद्यार्थी के जीवन में, या विद्यार्थी अपनी प्रतियोगिता में या परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होना चाहता है, तो उसके अंदर जो टॉप करने की या जो मेरिट लिस्ट में आने की जो इच्छा है वो एक इच्छा है जो उसके अंदर एक असंतुष्टि है जिसको पूरा करना चाहता है। तो मनुष्य की इच्छा जो है उसे संतुष्टि को प्राप्त करने की होती है जिसकी कमी वह महसूस करता है। यानी मनुष्य इच्छा का आधार खुद को तृप्त करना है तथा बेहतर करना है। यानी मनुष्य का इच्छा का पहला आधार तो यह है कि जो कमी है उसको पूर्ण करना है। दूसरा ये भी है कि मनुष्य जो है उससे बेहतर करना चाहता है। ऐसे तो मनुष्य का मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसके अंदर एक इच्छा है कि वो और बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है, तो ये इच्छा जो है उसको बेहतर करने की इच्छा है। तो इस तरह से इच्छा के दो आधार हैं, एक तो तृप्ति है और एक अपने आप को खुद को बेहतर करना है। इच्छा का मनोविज्ञान जो है वो तब जटिल हो जाता है जब किसी के मन में विरुद्ध इच्छाएं आती हैं। यानी
इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण देखते हैं आजकल के व्यवहार में भी। जैसे जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पहले तो प्रेम जो होता है वो काफ़ी लगाव दिखाता है। जो जो प्रेम है वो प्रेमी जो है प्रेमिका में काफ़ी गुणों को देखता है, उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है उसके व्यवहार में, उसके प्रकृति में। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद वो प्रेम कम हो जाता है और उसके अंदर अब उसी प्रेमिका के अंदर उसे कोई भी ऐसा गुण नहीं दिखता है जो उसे जोड़े रखे, उसको बनाए रखे। तो प्रेम की जगह उसके अंदर घृणा का भाव आ जाता है या लगाव की जगह उसके अंदर जो है दुराव आ जाता है। तो इस तरह से मनुष्य के मन में जटिल समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसके मन में विरुद्ध इच्छाएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि इच्छा की जब हम मानसिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके हमें 3 तत्व दिखते हैं। एक ज्ञानात्मक तत्व है, यानी इच्छा जो है वो जो है वो किसी वस्तु की तरफ होती है। यानी मेरा चेतना युक्त जो मन है वो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। यानी एक प्रयोजन भी है, एक चेतना भी है और एक कारण भी है जिसके कारण मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये जो है वो इच्छा का ज्ञानात्मक तत्व है। वहीं इसका एक रागात्मक तत्व भी है, मतलब इच्छा के पूर्ण होने पर जो खुशी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर एक बहुत अच्छी कार खरीदने की इच्छा हो रही है किसी के अंदर, तो उस अच्छी कार को प्राप्त करने के बाद की जो खुशी है, तो उसको चलाने की खुशी या लाने की खुशी जो है, या उस कार के अभाव में जो उसके अंदर का दुख है, वो उसे राग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संगीतकार है, अब उसे संगीत गाने की इच्छा है लेकिन उसका गला खराब है, तो उसके अंदर वो एक दुख का राग आ जाएगा। लेकिन जब वो संगीत गाता है तो उसके अंदर एक खुशी का राग हो। तो इच्छा से जुड़े हमारे राग होते हैं, सुख एवं दुख के। सुख प्राप्ति के कारण होता है और दुख उसके वियोग के कारण होता है। वहीं तीसरा तत्व जो है वो संकल्पात्मक है। ये तत्व जो काफ़ी स्थायी शक्ति का प्रदर्शन करता है हमारी इच्छा में। जो इच्छा बहुत बलवती होती है, जो बहुत स्थायी हो जाती है, जिसका नियम और नियंत्रण हमारा बुद्धि विवेक कर पाता है, वो संकल्प रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ ये समझना है कि इच्छा जो है एक कमी एवं भूख से भिन्न है। यानी इच्छा केवल मात्र एक कमी नहीं है, केवल ये संतुष्टि का भाव नहीं है कि एक अतृप्त को तृप्त करना है या कमी को पूरा करना है। तो इच्छा जो है कमी और भूख से भिन्न है। भूख भी नहीं है कि अगर मैंने खाया और मैं संतुष्ट हो गया। इच्छा और अभिलाषा एवं संकल्प तीनों में अंतर है। तो इच्छा जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है ज्ञानात्मक भी है, वो कॉन्शियस भी है और एक्टिव भी है, डेलिब्रेटिव भी है और कॉजेटिव भी है, कारणात्मक भी है। और यहाँ पे अभिलाषा जो है, अभिलाषा या हमारी जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो हम कहें जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स हैं, जो बलवती इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो प्रभावशाली इच्छाओं को दिखाती हैं। जो वो इच्छाएं जो हमारे अंदर काफ़ी प्रभाव डालती है। जैसे किसी को प्राप्त करने की इच्छा है, क्या किसी को कुछ सफल होने की इच्छा है, ये अभिलाषाएं हैं, ये बलवती इच्छाएं। ये ऐसा नहीं है कि अभी है अभी नहीं है, ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं। तो इसी प्रोफेसर मैकेंजी कहते हैं कि अभिलाषा एक प्रभावशाली इच्छा को दिखाती है और ये वही संकल्प इच्छाओं के एक संसार पर अधिकार करना होता है। यानी जो अभिलाषा है वो हमारी प्रभावशाली इच्छा को दिखाता है, वहीं संकल्प जो है वो इच्छाओं के संसार पर अधिकार करना। यानी संकल्प जो है वो डिसाइडिव है, वो डिसाइसिव है, वो उन इच्छाओं पर अधिकार रखता है। यानी इस अर्थ में इच्छाएं भूख, कमी, अभिलाषा एवं संकल्प सभी से भिन्न होती हैं। अब हम इस क्रम में संकल्प का भी विश्लेषण करेंगे कि जब किसी इच्छा में नियमन एवं नियंत्रण की शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि मान लीजिए मेरी कोई ऐसी इच्छा है जिसको मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ और उसका नियमन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसे अपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने हैं, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाता है, वो सोता रहता है, उसे सोने की इच्छा होती है उसके। तो अगर वो विद्यार्थी अब अपनी सोने की इच्छा का नियमन कर ले और अपने अंदर नियंत्रण ले आए, यानी वो अब सुबह उठ जाए और वो नींद के आगोश में ना जाए, यानी वो नींद को परास्त कर दे, तो उसके अंदर एक संकल्प शक्ति आती है कि नहीं मेरे अंदर संकल्प है कि मैं उठूंगा और पढ़ूंगा और अपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। तो इस तरह जब इच्छा में नियमन एवं नियंत्रण की शक्तियाँ आती हैं तो संकल्प का रूप ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जीवन में कुछ बनना है, जैसे किसी को
अभिनेता बनना है, किसी को गायक बनना है, किसी को खिलाड़ी बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो ये सारी इच्छाएं हैं, लेकिन इनकी प्राप्ति तब होती है जब हमारे अंदर इनको लेकर के संकल्प आ जाता है, इनको लेकर के हमारे अंदर विल पावर के साथ नियमन और नियंत्रण आ जाता है। तो संकल्प के अभाव में मानव अपनी इच्छाओं का ही दास हो जाता है। यानी अगर संकल्प नहीं है तो मानव अपनी इच्छाओं का दास होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, विद्यार्थी को नींद आएगी, वो एक इच्छा है, और अगर संकल्प नहीं है तो वो नींद का ही पालन करेगा और सो जाएगा। इस तरह से वो अच्छे अंक की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि नैतिक कर्म के लिए नैतिक संकल्प की आवश्यकता होती है। बुद्धि के द्वारा निम्न कर्मों से ऊपर उठकर नैतिक श्रेष्ठ आचरण करना होता है। यानी नैतिक संकल्प जो है वो हमारे निम्न इच्छाओं से इतर आगे जाकर के कुछ श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, कुछ ज़्यादा मूल्य परक इच्छाएं हैं, जिनके अनुसार हमें वो नैतिक श्रेष्ठ आचरण करना होता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं जो संकल्प है वो एक नियामक शक्ति है। वो केवल इच्छाओं को एक नियमित सशक्त रूप नहीं देता है, उनकी अंतर वस्तु प्रदान नहीं करता। मतलब कि जो संकल्प है उसमें कोई अपना विषय वस्तु नहीं है, वो केवल एक डायरेक्टिव, एक निर्देशन, नियमन की शक्ति है जो आपकी इच्छाओं का नियंत्रण करती है। यानी संकल्प की कोई अपनी अंतर वस्तु नहीं है, वो केवल नियमित करता है हमारी इच्छाओं को। तो जैन सेथ भी ऐसे ही कहते हैं कि संकल्प का कार्य जो है वो सृष्टि करना नहीं है, वो नियमन एवं नियंत्रण है। यानी संकल्प कुछ क्रिएट नहीं करता, संकल्प कोई इच्छा का निर्माण नहीं करता, संकल्प केवल कुछ इच्छाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इसी क्रम में अब हम संकल्प का ही विश्लेषण करेंगे आगे। तो संकल्प क्या है? मानव के जीवन में संकल्प कब आता है? जब हम किसी जैसे इच्छा के प्रति कुछ स्थायी प्रवृत्तियां होती हैं। यानी सभी जो स्थायी प्रवृत्तियां हैं उनको एक पल के लिए हम रोक देते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तो अन्य सभी इच्छाओं को, प्रवृत्तियों को एक तरह से हम रोक देते हैं और फिर हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। जैसे मान ली संकल्प लिया है, जैसे मैंने, कि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो मैं बाकी और सारी जो जीवन में गतिविधियां हैं उनको रोकता हूं और अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या मुझे करना चाहिए। एक अच्छा कोच चाहिए, एक अच्छा स्टेडियम चाहिए, मुझे सुबह शाम जाकर के वहाँ अभ्यास करना चाहिए, या जो और अच्छे खिलाड़ी हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। तो इन सारे विकल्पों पर हम काम करते हैं और अच्छे विकल्प का चयन करते हैं जिससे मैं अपने आप को एक बेहतर खिलाड़ी बना सकता हूं। तो इस संकल्प के लिए पहले स्थायी प्रवृत्तियों को रोक दिया जाता है, फिर विभिन्न विकल्पों पर विचार एवं सही विकल्प का चुनाव किया जाता है और इस चुनाव की प्रक्रिया में ध्यान का प्रदर्शन होता है। यानी वी कंसंट्रेट, ये ऑसिलेशन की प्रक्रिया है। हम एक कंसंट्रेट करते हैं कि हमें अब यही कार्य करना है, इसी पर हमें फोकस करना है, तो वही हमारा संकल्प हो जाता है और सही नैतिक संकल्प पर कार्य किया जाता है। अब जो हमारा सही नैतिक संकल्प होगा वो जो बहुत सारी इच्छाओं को निकालना, बहुत सारे विकल्पों से सही विकल्पों का चयन करना, फिर उस पर कंसंट्रेट करके उस नैतिक संकल्प के अनुसार एक कार्य करना होता है। अब संकल्प के बाद, इच्छा एवं संकल्प के बाद हम चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। चरित्र क्या है? तो संकल्प के विश्लेषण से हम चरित्र के विश्लेषण तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि प्रोफेसर नोवेलिस के अनुसार चरित्र एक पूर्णता निर्मित संकल्प है। यानी वो जो पूर्ण संकल्प हमारे अभिवृत्ति में प्रदर्शित होता है वो हमारे चरित्र को दिखाता है। तो चरित्र जो है उसमें हमारी कुछ स्थायी प्रवृत्तियों को दिखाता है तथा चेतन बौद्धिक कार्यों से बनता है। जो हमारा चरित्र है उसमें कुछ खास प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं जो कि हमारे चेतन बौद्धिक कार्यों से बनती है। प्रोफेसर म्यूरहेड के अनुसार चरित्र संकल्प से बाहर या अलग नहीं है। यानी चरित्र जो है हमारा वो संकल्प से बाहर नहीं होता, ये उससे अलग भी नहीं होता, बल्कि यह वो अभ्यास है, यह वो अभिवृत्ति है जिसमें संकल्प हमारी प्रवृत्तियां एवं इच्छाओं का नियमन करता है। तो चरित्र में ही संकल्प की भावना है। यानी चरित्र में ही संकल्प जो है हमारी प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं का नियमन करता है और मनुष्य के चरित्र एवं स्वभाव में अंतर होता है। चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण मनुष्य करता है और जबकि स्वभाव जन्मजात होता है। अब हम चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे
जैसे कि हम एक बालक का, एक बच्चे का ही उदाहरण लें, एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं कि जब वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कई सारे तत्व योगदान करते हैं। तो जो सबसे पहला तत्व जिसे हम कहेंगे वो होता है परिवार। परिवार में माता पिता, भाई बहन, उनका जो आपसी व्यवहार है उसके अनुसार जो बच्चा सीखता है वो भी उसके चरित्र को प्रभावित करती हैं। कैसे उसके माता पिता उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा अपने विद्यालय आता है या स्कूल जाता है तो वहाँ पे टीचर्स हैं और उसके दोस्त हैं, वो भी उसके चरित्र को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जो उसका अन्य संस्थाएं हैं, जैसे वो बाहर जाता है, बाजार जाता है या अन्य जगह जाता है, या हम समाज की बात करें, वो समाज का एक प्राणी होता है, एक समाज का मेंबर होता है, समाज का भी, पड़ोसियों का भी उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से उसके अंदर कुछ स्थायी प्रवृत्तियां बन जाती हैं जिनके आधार पर उसका चरित्र का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन से डर लगता है, तो अब जो उसका चरित्र है वो साहसी नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति में एक स्थायी मूल प्रवृत्ति होगी जो कि भय की प्रवृत्ति होगी। अब वो ऐसे अवसरों पर जहाँ पर साहस की आवश्यकता होगी वो बहुत समस्या का अनुभव करेगा। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों में जब हम उन्हें बुलाने के लिए कुछ बोलते हैं कि आप आइए बोलिए, तो उनके अंदर काफ़ी एक नर्वसनेस होती है, उनके अंदर एक भय होता है। तो ये जो नर्वसनेस है, जो भय है, वो उनके चरित्र में बचपन से व्याप्त होता है। इसको दूर करना होता है। इसको दूर करने के लिए भी हमें कुछ प्रवृत्तियों को हटाना, कुछ प्रवृत्तियों को लाना होता है। जैसे मान लेते किसी के अंदर जो है देशभक्ति की प्रवृत्ति है और वो उसका एक स्थायी मूल प्रवृत्ति या कहीं स्थायी चरित्र है, तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि उसका चरित्र जो है वो चरित्र से अपने देशभक्त है? तो ये तब होगा जैसे मान लीजिए जब उसके परिवार का, उसके समाज का या अन्य सारे विकल्प उसके सामने उपस्थित होते हैं और वो देशभक्ति का चयन करता है, तो ये दिखाएंगे कि वो मूलतः चरित्र से देशभक्त है। या मान लेते हैं कोई पितृभक्त है, तो कई बार ये उदाहरण प्रस्तुत होंगे जहाँ पे वो पिता के लिए अपना झुकाव दिखाएगा, तो उसे हम पितृभक्त। चरित्र के आधार पर हमारी कई भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। कोई चरित्र से प्रकृति को प्रेम करता है, कोई चरित्र से सुखवादी होता है, कोई चरित्र से भौतिक साधनों को प्रेम करता है। तो ये सभी हमारी स्थायी प्रवृत्तियों को दिखाते हैं और इसी के आधार पर हम अपने संकल्पों का चयन करते हैं। जो भौतिकवादी हैं उसके जो नैतिक संकल्प हैं वो भौतिक साधनों को लेकर के होते हैं। वो भौतिक चीज़ों को अच्छा बेहतर बना सकता है, वो तकनीकी विज्ञान के द्वारा मानव के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकता है। वहीं जो आध्यात्मिक चरित्र के लोग हैं वो दर्शन के द्वारा, धर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा अपने चरित्र को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि चरित्र एवं आचरण, क्योंकि नैतिक शास्त्र जो है वो मानवीय आचरण का विषय है और चरित्र और आचरण का एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। मनुष्य का जो आचरण है, या मनुष्य का जो चरित्र है, उसका प्रदर्शन उसके आचरण में होता है। यानी मेरा जो चरित्र है वो मेरे नैतिक कर्मों में दिखाई देता है कि मैं किस तरह के नैतिक कर्मों का चयन करता हूँ या मैं किस तरह का नैतिक डेलिब्रेशन के आधार पर नैतिक निर्णय लेता हूँ, उसके आधार पर नैतिक कार्य करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा चरित्र है वो मेरे आचरण में प्रदर्शित होता है। मेरे चरित्र के अनुसार ही मेरे नैतिक संकल्प होते हैं जो कि इसका निर्माण करते हैं। तो यानी संकल्प ही मेरे चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र मानव के वर्तमान संकल्पों के आधार पर कार्य करता है, इसमें बदलाव की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य का अगर एक चरित्र किसी एक देश काल परिस्थिति समय पे है तो वो ऐसा ही रहेगा, रह भी सकता है और बदलाव की संभावना भी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज बुरा व्यक्ति है, वो बुरे कर्मों करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे यह बुरे कर्मों से जो फल मिलते हैं उसे समझ आती है कि उसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और उसके अंदर एक बदलाव आता है और उस बदलाव उसके चरित्र के बदलाव में होता है और अब वो अच्छे कर्मों करता है, मानव की सेवा करता है, भ्रष्ट आचरण नहीं करता है। तो चरित्र में बदलाव की संभावना बनी रहती है। यानी बुरे व्यक्ति के अंदर भी चरित्र में भी अच्छे बदलाव हो सकते हैं और अच्छे व्यक्ति के चरित्र में बुरे संकल्प का बदलाव हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा अक्सर होता है जो साधारण जीवन है, इसमें देखते हैं
कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है और ईमानदारी करते समय या अनुशासित होते समय या अच्छा कार्य करते समय के बाद भी उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते या उसकी ईमानदारी का कोई महत्व नहीं मिलता या लोग उसे उस तरह का सम्मान नहीं देते, तो बहुत बार देखा गया है कि उसके अंदर जो ईमानदारी को लेकर जो प्रेरणा है या अनुशासन की जो प्रेरणा है या अच्छा कार्य करने की प्रेरणा है वो उल्टा बुरे में बदल जाती है। तो उसका स्वभाव परिवर्तन भी हो सकता है, अब वो मानव की सेवा नहीं करता, अच्छे कार्य नहीं करता। तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि एक बुरा व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और अच्छा व्यक्ति बुरा भी हो सकता है। तो अतीत के आधार पर चरित्र का सही मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। हम जब भी चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो वर्तमान देश काल परिस्थितियों के आधार पर करते हैं और तात्कालिक नैतिक निर्णय और नैतिक क्रिया के आधार पर करते हैं। अब इसके लिए जो हमने चरित्र का जो विश्लेषण किया है, चरित्र में कहीं ना कहीं इसका जो जुड़ाव है, उसका घनिष्ठ संबंध जो है वो इच्छा एवं आत्मा से भी होता है। यानी जो इच्छा है वो चेतन मनुष्य की वस्तु की तरफ प्रवृत्ति को दिखाती है। यानी मेरी इच्छा जो है वस्तु की तरफ प्रवृत्ति को दिखाती है, और जो वस्तु की तरफ जो प्रवृत्ति है, जो बौद्धिक इच्छा है मनुष्य की, वो आत्मा से जुड़ी होती है, क्योंकि आत्मा ही, जो आत्मा यहाँ पे है वो सेल्फ है, जिसको हम आई भी कह सकते हैं। जो आई है, जो मैं हूँ या मेरी सेल्फ है, मैं आत्मा है, वही इच्छा करती है और वही इच्छा के लिए जो विषय वस्तु है और उसके लिए जो बुद्धि विवेक है उसका प्रयोग भी वही करती है, यानी उसका अनुशासन भी वही करती है। जैसा कि प्रोफेसर म्यूरहेड कहते हैं कि इच्छाएं सदा वस्तुओं के लिए होती हैं या वस्तुएं सदैव आत्मा से संबंधित रहती हैं जिनके लिए इनका मूल्य होता है। यानी मेरे सेल्फ के लिए कुछ मूल्य है जिनके लिए मैं इच्छाओं को करता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझ में जो है, मैं धन अर्जन को एक मूल्य मानता हूँ, है ना, या फिर मान लेते हैं कि सफलता मेरे लिए एक नैतिक मानदंड हो सकता है। तो ये मेरे आई में रहता है और इसी के अकॉर्डिंग मेरा सेल्फ जो है वो डिज़ायर करता है या मॉरल कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आती है, उसी के अनुसार मैं मॉरल एक्शंस करता हूँ। तो आत्मा के मूल के कारण ही यह इच्छा का विषय बन जाती है। तो जो आत्मा के मूल का कारण ही इच्छा का विषय बनती है, जो आत्मा का विषय वो इच्छा इसीलिए बनती है। जिनकी प्रकृति एवं अस्तित्व उसे आत्मा के चरित्र पर निर्भर माना जाता है, जिसको प्रभावित करती है। यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे आत्मा के मूल में होती हैं, सेल्फ के मूल में होती हैं, वही हमारी प्रकृति और अस्तित्व को भी प्रभावित करती हैं और ये हमारे चरित्र पर निर्भर मानी जाती हैं। तो ये हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो इच्छाएं हैं उनका आत्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है, हमारी इच्छाओं का हमारे चरित्र के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसा कि प्रोफेसर ब्रैडले कहते हैं कि इच्छा में जिसकी इच्छा की जाती है वह सदैव अहम होना चाहिए। यानी आई जो है हमारा, वो हमेशा इच्छा किया करता है, यानी इच्छा का जो करता है वो सेल्फ है, वो आत्मा है, यानी इच्छा जो है वो आत्मा का विषय बन जाती है। इसी क्रम में अब हम जो चरित्र इच्छा आत्मा के संदर्भ में जो प्रोफेसर म्यूरहेड और मैकेंजी के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कि प्रोफेसर म्यूरहेड का कहना है कि मनुष्य के सदैव बुद्धिहीन प्रेरक नहीं, यानी इच्छाएं जो हैं वो मनुष्य के बुद्धिहीन प्रेरक नहीं होते कि कुछ भी प्रेरणा मिली हमने उसके हिसाब से काम कर लिया, बल्कि वो इच्छाएं वस्तुओं के लिए प्रवृत्ति होती हैं। वे भूख और वासना से अलग हैं। भूख मतलब हमें भूख लगी और हमने संतुष्टि कर ली, या हमारे अंदर कोई काम वासना आई। तो इच्छा, जो नैतिक इच्छा है, ये जो मॉरल डेलिब्रेशन जो इच्छाएं आ रही हैं, जो सचेतन इच्छाएं हैं, वो इनसे अलग हैं। यह वस्तुएं तथा लक्ष्य आत्मा से दो प्रकार संबंधित हैं। यानी जो इच्छाएं हैं वो आत्मा से दो प्रकार से संबंधित होती हैं। पहला तो ये आत्मा के अवयवी के रूप में होता है, यानी आत्मा के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को दिखाता है कि हमारे आत्मा की प्रकृति क्या है। वो हमारी इच्छा से दिखता है कि हम किस तरह की इच्छा करते हैं, और हमारी इच्छाओं की मूल प्रवृत्तियों से ही हमारा चरित्र उजागर होता है। यानी आत्मा जो है वो हमारी इच्छाओं एवं चरित्र के माध्यम से ही प्रदर्शित होती है, इसलिए इसके अवयवी के रूप में भी होता है और ये आत्मा से संबंधित भी होती है। तो क्योंकि वस्तुओं के माध्यम से ही आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी जो मेरा आई है
उसको संतुष्टि मिलती है मेरी इच्छा की पूर्ति से, और इच्छा की पूर्ति होती है हमेशा वस्तुओं की पूर्ति से। तो हमेशा इच्छा और वस्तुओं के माध्यम से ही आत्मा को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो प्रोफेसर मैकेंजी का एक जो इच्छाओं के जगत की अवधारणा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में जो इच्छाओं की जगत है वो कई प्रकार के होते हैं। कभी एक तरह की इच्छाएं होती हैं। अगर मनुष्य में सदैव एक तरह की इच्छाएं होती तो कभी उसके मन में कोई किंकर्तव्य विमूढ़ता, कोई संघर्ष या कोई नैतिक समस्या नहीं होती। होता यह है कि हमारे मन में या हमारे आत्मा में इच्छाओं के कई जगत होते हैं। कभी एक तरह की इच्छाएं होती हैं, कभी विरुद्ध इच्छाएं भी आती हैं। जैसा कि मनोविश्लेषक फ्राइड कहते हैं कि जहाँ प्रेम का विचार है वहाँ घृणा का विचार भी होता है। यानी मनुष्य में अगर प्रेम का विचार है तो उसके पूरक में घृणा का विचार भी बना रहता है। यानी इच्छाओं के विरुद्ध संघर्ष या कई संसार हमारे अंदर बने रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य में एक ही समय अनेक इच्छाएं हो सकती हैं। जैसा कि महान दार्शनिक हेगेल का कहना है कि मैं विपक्षियों में से एक नहीं हूँ, बल्कि दोनों ही हूँ, विपक्षी हूँ और स्वयं संघर्ष भी हूँ। यानी मनुष्य का जो आई है वो इच्छा भी करता है, और उसके विरुद्ध जो मॉरल डेलिब्रेशन है जिसमें विरुद्ध इच्छाएं भी होती हैं, उनके लिए वो नैतिक संघर्ष भी करता है। और जैसे जॉन डेवी कहते हैं कि यह एक ऐसा संघर्ष है, इच्छाओं का संसार में जो एक संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष है जो मनुष्य का मनुष्य में स्वयं से होता रहता है। तो मनुष्य केवल एक इच्छा नहीं करता, बल्कि एक इच्छा और जो विरुद्ध है, जब वो विरुद्ध इच्छा करता है तो कहीं ना कहीं ये विरुद्ध इच्छा जो है उससे संघर्ष पैदा करती है। इसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे अंदर जो एक व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है जीवन में। अब वो उसके लिए, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, तो उसके लिए वो बहुत पढ़ाई कर सकता है ना, बहुत मेहनत कर सकता है ना, अपने अध्यापक से सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब वो कुछ नहीं करता है फिर भी वो अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, तो वो नकल भी कर सकता है। तो अब उसके अंदर दोनों इच्छा होती हैं। एग्ज़ाम में अगर वो पास होना चाहता है तो उसको पता है कि अगर वो ऐसे ही करेगा तो फेल हो जाएगा। अब वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ये इसके अंदर सफल होने की जो इच्छा है और जो असफल होने का जो परिणाम है, इसके विरुद्ध इच्छाएं पैदा हो रही हैं। अब वो उसे सफल भी होना है और उसने मेहनत भी नहीं की है, तो इस आधार वो संघर्ष, अपने आप को संघर्ष पाता है और कभी कभी गलत साधनों का भी प्रयोग करता है। तो जैसे कि प्रोफेसर केयर्ड कहते हैं कि मैं एक ही साथ संघर्ष करने वाला एवं संघर्ष से छिन्न भिन्न क्षेत्र भी हूँ। तो नैतिक विवेचन इसी इच्छाओं के संघर्ष को नियमित करके संकल्प की शक्ति के द्वारा एवं आत्मा के चरित्र द्वारा नैतिक निर्णय की प्रक्रिया तक पहुंचता है। अब हम नैतिक निर्णय का विश्लेषण करेंगे। जब हम नैतिक निर्णय करते हैं तो नैतिक निर्णय के लिए हमेशा एक नैतिक पृष्ठभूमि होती है, जिसे हम मॉरल सिचुएशन कहते हैं। अब मॉरल सिचुएशन क्या है? मॉरल सिचुएशन ये है कि जब व्यक्ति अपने आप को दो विरुद्ध विकल्पों, जो कि दोनों ही इक्वली बैलेंस्ड होते हैं, जब उसके अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ता होती है या उसके अंदर कोई मॉरल डिलेमा होता है, जैसे मान लीजिए उसके लिए विकल्प ए भी उतना ही समीचीन दिखता है इतना कि विकल्प बी। अब इस तरह की जब ऊहापोह की स्थिति बनती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनती है, तो इसे हम मॉरल सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि इसी सिचुएशन में मनुष्य को एक निर्णय लेना होता है। तो यहाँ पर मनुष्य जो होता है उन दोनों ही विकल्पों के उपस्थिति के लिए नैतिक रूप से कॉन्शियस रहता है, वो मॉरली कॉन्शियस होता है कि मैं ये करूं या ये करूं। जैसे कि गीता दर्शन में अर्जुन जो है, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो वो गांडी वर्ग देता है कृष्ण के चरणों में, और वो देखता है कि जिनके विरुद्ध वो युद्ध लड़ रहा है उसके वो रिश्तेदार हैं और वो युद्ध में मारे जाएंगे, जिससे धर्म का नाश होगा, पितरों का नाश होगा। तो इस तरह से वो देखता है कि उसके अंदर किंकर्तव्य विमूढ़ता आती है, क्योंकि उसके अंदर अब फिर वो कई विकल्पों की उपस्थिति देखता है। तो यहाँ पे नैतिक निर्णय के क्रम में हम देखते हैं कि पहले तो पृष्ठभूमि होती है, एक मॉरल सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें दो विरुद्ध विकल्प होते हैं। फिर नैतिक चेतना होती है कि वो चेतना ज़्यादा बेहतर तब होती है जब विकल्पों पर विचार करते हैं कि मुझे ए पर काम करना है, बी पर काम करना है। अब विकल्पों की उपस्थिति जटिल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो नैतिक करता है उसके अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। अगर ये संकल्प की स्वतंत्रता ना हो, यदि मैं किसी कर्म को करने के लिए बाध्य ही हूँ,
तो मेरे अंदर कोई भी मोरल डिलेमा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा कि तुम्हें यही करना है, तो अब उस कर्ता के अंदर कोई मोरल डिलेमा नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि मैं ए भी कर सकता हूँ, बी भी कर सकता हूँ, तो अब इस निर्णय में कहीं ना कहीं एक मोरल डिलेमा आ जाता है। क्योंकि मोरल डिलेमा इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास उसको करने या न करने की संकल्प की स्वतंत्रता भी है। अब नैतिक निर्णय में हम नैतिक नियमों द्वारा निर्धारित करते हैं। नैतिक निश्चय की जो प्रक्रिया है तो वो नैतिक नियमों द्वारा होती है कि हम किस तरह का नियम का पालन करेंगे, उसके आधार पर हम उस नैतिक निर्णय पर पहुंचेंगे। और इस नियमों के द्वारा हम बुद्धि, विवेक एवं तर्क के द्वारा उस नैतिक निश्चय पर पहुंचते हैं। और नैतिक निश्चय के बाद हम केवल नैतिक निश्चय पर ही क्रिया खत्म नहीं होती। हम नैतिक निश्चय द्वारा नैतिक कार्य जब करते हैं तब यह नैतिक निर्णय की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब नैतिक निश्चय का अगर हम विश्लेषण करें तो इस विश्लेषण में देखते हैं, सर्वप्रथम पहले हमें स्पष्ट एवं सही विकल्प का चयन करना होता है। यानी अगर मुझे कोई निर्णय लेना है तो पहले हमें स्पष्ट एवं सही विकल्प को देखना होगा, उस विकल्प को रख के देखना होगा कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी परिणामों का विश्लेषण और मूल्यांकन भी करना बहुत अनिवार्य होता है। और जब हम ये करते हैं तो हम कल्पना के द्वारा ये देख पाते हैं कि अगर मैं एक्शन ए करता हूँ तो फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट आर होगा, बी करता हूँ तो उसका रिजल्ट R1 क्या होगा, इन दोनों रिजल्ट में कौन सा शुभ होगा, कौन सा अशुभ, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा। और इसके लिए एक माध्यम और है कि हम स्वयं को अन्य की दृष्टि देखते हुए भी निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। जो निर्णय लेने जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी निर्णय को ए पर ले रहा हूँ, ये ए है। अब मैं निर्णय ले रहा हूँ तो मैं उसको ए के संदर्भ में, ए के जीवन में जाके देखता हूँ कि अगर मैं ये निर्णय लेता हूँ तो उसके जीवन में क्या प्रभाव होगा, और अपने आप को भी उसके जगह रख के देखता हूँ। जब ये रखता तो उसके निर्णय के प्रभाव की एक स्पष्ट व्याख्या मुझे दिखाई देती है। और फिर मैं विकल्पों से संबंधित नैतिक मूल्य का विश्लेषण करता हूँ। यानी जो विकल्पों का चयन करता हूँ तो उसमें हम मूल्यों का भी चयन करते हैं कि कौन से नैतिक मूल्य श्रेष्ठ हैं। जो नैतिक श्रेष्ठ मूल्य होते हैं उनके आधार पर ही हम नैतिक निर्णय को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी यहाँ पे हम निश्चित होकर निश्चय पर पहुँचते हैं कि अब हमारे लिए ये नैतिक मूल्य है वो अनिवार्य है, इसी मूल्य के आधार पर हमें काम करना। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और उनके अंदर दो नैतिक मूल्य अलग अलग हैं। यानी एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से उधार मांगता है और वो उधार मांगता है तो उधार वापस करने का जो मूल्य है वो उसके अंदर है। तो अब वो निश्चय करता है कि मैं उससे उधार लूँगा लेकिन वापस नहीं करूँगा। तो उसके अंदर का जो मूल्य है वो क्या है, वो अनैतिक हो गया। तो अगर हम अनैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णयों को आगे बढ़ाएंगे तो जो नैतिक निर्णय की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। क्योंकि एक बार तो हम उस कार्य को कर ले जाएंगे लेकिन भविष्य में वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ नैतिक कार्य नहीं कर सकता या आप उसके साथ मॉरल डेलिब्रेशन नहीं कर सकते। यानी नैतिक निर्णयों के लिए हमें निश्चित होकर निश्चय पर पहुंचना होता है और अंततः हमें नैतिक निर्णय का क्रियान्वयन भी करना होता है। यानी उसको हमें एक्टिवली करना होता है। ये हमारे रियल एक्शंस को दिखाता है। अब हम एक चर्चा करते हैं कि नैतिक निर्णय में जो साध्य एवं साधन होते हैं। साध्य वो होता है जो हम नैतिक निर्णय का जो उद्देश्य है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। साधन वो होते हैं जिनके द्वारा हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यापक पढ़ाता है क्लास में, तो जो साध्य है वो उसका पढ़ाना है और साधन चाक, डस्टर ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, क्या साध्य साधन को प्रमाणित करता है? यानी साध्य जो है, जो उद्देश्य है, क्या वो साधन को प्रमाणित करता है? यहाँ कार्ल मार्क्स का मानना है कि साध्य साधन को प्रमाणित करता है। यानी कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो हमारे साध्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो साधनों के नैतिक प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का यहाँ जो विचार है वो अलग है। महात्मा गांधी का मानना है कि साध्य एवं साधन दोनों ही हमारे समान रूप से शुद्ध होने चाहिए। कांट मानते हैं कि हमारे साधनों को अपने आप में नैतिक होना चाहिए, इनका साध्य से कोई संबंध नहीं है। वहीं जर्मी बेंथम और मिल जैसे दार्शनिक मानते हैं कि जो हमारे साधन हैं, जो हमारे उसके जो परिणाम हैं, वही महत्वपूर्ण है नैतिक निर्णय के लिए। अब इस क्रम में हम टीलियोलॉजी और टीलियोपैथी का जिक्र भी कर लेते हैं। अरस्तु के दर्शन में ये आता है। तो टीलियोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी निर्णय के उद्देश्य को सही तरीके से समझते हैं और उसके जो साधन हैं उसको भी सही चुनाव करते हैं। यानी टीलियोलॉजी का मतलब होता है हमने उद्देश्य को भी सही समझा और उसके साधनों को भी सही तरह से समझा है। लेकिन टीलियोपैथी का मतलब होता है जब हम
या तो उद्देश्य को गलत तरीके से समझते हैं या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधनों का चयन करते हैं। अब नैतिक निर्णय का विषय जो है वो हमारे ऐच्छिक कार्य हैं और यही नैतिक निर्णय हमारे परिणामों पर आधारित होते हैं, यानी यह कार्य के हेतु मोटिव पर आधारित है। बेंथम मिल जैसे दार्शनिक मानते हैं कि जो मोटिव है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि जो परिणाम है वो इम्पोर्टेंट है। वहीं इमैनुअल कांट, बटलर और मार्टिनी जैसे दार्शनिक हैं वो मानते हैं जो हमारा संकल्प है, जो हमारा इंटेंशन है, जो मोटिव है, वही हमारे नैतिक निर्णय के लिए आधारभूत है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सुखवादियों का जो मत है वो भिन्न है। बेंथम के अनुसार अभिप्राय ही किसी कार्य का लक्ष्य या साध्य है। यहाँ हम देखेंगे कि हेतु एवं अभिप्राय में अंतर होता है। जैसे कि मैकेंजी ने भी कहा है कि उन्हें अभिप्राय कई भेद माने हैं। उनके अनुसार अभिप्राय तत्कालीन और प्रच्छन्न हो सकता है, वह बाह्य आंतरिक हो सकता है, प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष भी हो सकता है, चेतन एवं चेतन अभिप्राय भी हो सकता है, औपचारिक एवं यथार्थ भी हो सकता है। तो अभिप्राय का एक निश्चित लक्ष्य संबंध एक निश्चित लक्ष्य से है जिसको निश्चित रूप से संकल्प का विषय चुना गया है। सही रूप से नैतिक निर्णयकर्ता के चरित्र पर जोर दिया जाता है जो कि हेतु अभिप्राय से ज़्यादा समग्र है। यानी जो अभिप्राय है, जो उसका इंटेंशन है, उसको कर्ता के चरित्र में ज़्यादा महत्व दिया जाता है हेतु से ज़्यादा, और वो ज़्यादा समग्र होता है। तो नैतिक स्वरूप के विश्लेषण में हम देखते हैं कि जो नैतिक निर्णय हैं वो तथ्यात्मक ना होकर के मूल्यात्मक होते हैं। नैतिक निर्णय की जो प्रकृति है वो नियामक होती है। नैतिक निर्णय कार्य के विषय पे ना होकर कार्यों पर होते हैं और नैतिक निर्णय अनुमानात्मक होते हैं, यानी हम उनको इन्फ्रेंस करके भी समझ लेते हैं। सभी नैतिक निर्णयों को हम इन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कुछ गूढ़ नैतिक निर्णयों के बारे में हम अनुमान करके भी देखते हैं कि ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है। अब नैतिक निर्णय के कर्ता पे विचार करते हैं, जो उसको करता है। मैकेंजी के अनुसार नैतिक निर्णय का आधार नैतिक कर्ता है। नैतिक कर्ता का संबंध बौद्धिक आत्मा से होता है। सेफ्सबरी ने यह कहा है कि ये बौद्धिक आत्मा जो है वो नैतिक अंतरात्मा है। एडम स्मिथ कहते हैं जो नैतिक कर्ता है वो तटस्थता के रूप में होता है, वो स्वयं नैतिक व्यक्ति है जो उस कार्य को करता है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि किसी भी नैतिक निर्णय में सबसे पहले जो योगदान होता है वो बुद्धि का होता है, यानी पहले तो हमें बुद्धिपूर्वक नैतिक विवेचन करना होता है और उसके बाद जो बुद्धि के बाद का जो संबंध होता है उसके बाद हम तात्पर्य पे आते हैं। यानी सर्वप्रथम जो हम बुद्धिपूर्वक अपने सारे विकल्पों का चयन करते हैं, फिर हमारे अंदर इंटेंशन होना चाहिए। रेशनैलिटी के साथ साथ हमारे अंदर इंटेंशनैलिटी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें फ्रीडम भी होनी चाहिए। कांट के दर्शन में रेशनैलिटी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम और फिजिकल एबिलिटी, इन सभी को कहीं ना कहीं नैतिककर्ता के उन आधारभूत नैतिक तथ्यों के बारे में माना जाता है जिसके आधार पर नैतिक निर्णय की प्रक्रिया संभव हो सकती है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान तैयार किया गया है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier.
Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.